जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक हैं? देखें, कभी भी आपने गेम तो बहुत सारी खेली होंगी और डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ तो गैम्बल किया ही होगा ज़िंदगी में। कभी आपने कार्ड्स खेले हैं? कार्ड्स में बड़ी गेम जब खेली जाती है, जब सामने वाले को ये पता हो कि उसके पास कार्ड्स में क्या-क्या है। कभी भी कोई ब्लाइंड जो है वो अपनी ज़िंदगी नहीं हार जाता, अपना पूरा स्टेक नहीं लगा देता। आप इस बात से एग्री करेंगे? इसी तरीके से अगर आप कोई भी गेम खेलते थे कार्ड्स के अलावा भी, तो जिस भी गेम के लूडो देख लें, मतलब बच्चे छोटे भी लूडो खेलते हैं तो वो फ़ौरन से उन्हें पता होता है कि हाँ, अगर उन्हें पास ट्रिक होती है कि अब मैं नेक्स्ट टाइम 6 ले आऊँगा, तो ही फिर वो जो है वो गेम को खेलते हैं। अगर किसी के पास ट्रिक नहीं होती तो वो अपना स्टेक को इतना ज़्यादा नहीं लगाता। तो फिर आप एक बात सोचें कि अगर ट्रेडिंग में और स्टॉक ट्रेडिंग में अगर कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उस स्टॉक को ड्राइव करने वाले को ये ना पता हो कि उसके पास क्या कार्ड्स हैं? डेफ़िनेटली पता होता है। बात ये है कि क्या आपको पता होता है कि क्या हो रहा है? नहीं, आपको नहीं पता होता। क्योंकि मैं पहले अपनी वीडियोज़ में, अगर आपने नहीं देखी तो जाके देखिएगा कि अपनी वीडियोज़ में ये डिफ़ाइन कर चुका हूँ कि मार्केट पार्टिसिपेशन और मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन-कौन से होते हैं, वो बड़ी मायने रखती है बात। अगर आप उस कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं जिन्हें कुछ नहीं पता होता, तो यू विल डेफ़िनेटली एंड अप लूज़िंग। अब कैसे? ये हम आगे सुनिएगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि ट्रेडिंग जो है वो एक कंट्रोल्ड गेम होती है। ट्रेडिंग नहीं कंट्रोल्ड होती। ट्रेडिंग में वो स्टॉक्स जो बहुत ज़्यादा जो है वो राइड करते हैं लेकिन उनकी कोई वजह नहीं होती, या फिर आप कह लें कि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, या फिर कंट्रोलिंग उनका ऐसा होता है कि वो क्रेजी मूव्स ऊपर आती हैं और फिर क्रेजी डाउन होता है। फिर यहाँ पे नज़र आता है कि यस, चीज़ें कंट्रोल्ड हैं। और उसमें जो लोग बेनिफिट उठाते हैं, क्योंकि वो मार्केट के इतने पक्के लोग होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझते हैं, तो वो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि लोग, ज़ाहिर बात है, फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि आप हर चीज़ को जो है वो स्टडी करें। लोगों के पास टाइम नहीं होता। मैंने अभी देखा कि इंडिया के अंदर 80 मिलियन लोग जो है वो मार्केट से रिलेटेड हैं, और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 2,50,000 2,50,000 लोग जो हैं वो मार्केट से रिलेटेड हैं, क्योंकि वही 2.5-3 लाख यूआईएन जो है वो एक्टिव हैं। तो उसके अंदर होता ये है कि जब छोटी पार्टिसिपेशन होती है तो गेम को कंट्रोल करना बहुत ईजी होता है, और जब पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा होती है तो फिर आप कंट्रोलिंग पावर में या कंट्रोलिंग स्टीयरिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये मिसाल ऐसी ही है कि अगर कोई छोटी गाड़ी चलाए तो वो ईजिली चला लेता है, लेकिन अगर कोई ट्रॉलर चलाता है या 18 व्हीलर चलाता है तो उसको एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि उसको चलाना मुश्किल होता है कंपेयर टू एक छोटी सी गाड़ी। हमारी मार्केट क्योंकि बहुत छोटी है तो उसको ड्राइव करना और कंट्रोल करना ये बहुत ईजी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, जो मैं ये कमेंट दे रहा हूँ, कि आप हर चीज़ को जो है वो इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर दें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कंट्रोलिंग फैक्टर होता है, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसमें बाकायदा बड़े अच्छे तरीके से और लीगल तरीके से और एक पॉजिटिव रीजनिंग के साथ, एक एक्चुअल रीजनिंग के साथ वो स्टॉक चलता है। अब वो कैसे चलता है, वो क्या चलता है, वो हम आगे सीख रहे हैं। तो देखिए जी, टेक्निकल एनालिसिस को कैसे यूज़ करते हैं, जब एक बंदा गेम को कंट्रोल कर लेता है या उस स्टॉक को कंट्रोल कर लेता है, तो अब पहली बात ये है कि वो उसको कंट्रोल कैसे करता है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। लेकिन जब वो उसको कंट्रोल कर लेता है तो फिर वो उसकी एक ट्रेंड बनाता है। लोगों के बीच में मशहूर है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, लेकिन ये तो देखना है ना कि ट्रेंड किसका है। अगर आप हर ट्रेंड के पीछे चल जाएंगे तो आपकी जो है वो ट्रेंड निकल जाएगी, क्योंकि फिर आपके पास कोई ट्रेंड नहीं बचेगी कि किसी ट्रेंड के पीछे जाएं। तो ट्रेंड के पीछे जाने से पहले आप ये देखें कि उनके मम्मी पापा कौन है, वो आपको पता नहीं होता, क्योंकि हम तो सुनी सुनाई बातों पे आगे जाते हैं। तो जब वो स्टॉक कंट्रोल्ड होता है और वो एक चार्ट्स के ऊपर ट्रेंड बनाते हैं, तो बड़ी उनकी एक मेहनत होती है, वो भी पूरी मेहनत करते हैं कि टाइम लेते हैं, डेली बेसिस के ऊपर उसको जो है वो उसको फॉर्म कर रहे होते हैं, उसको प्लॉट करते हैं उस चार्ट को कि भाई ऐसा होना चाहिए तो हम ऐसी ही प्राइस मूवमेंट देंगे। अब वो ऐसी प्राइस मूवमेंट देते हैं और फिर कहीं फेक ब्रेकआउट दे देते हैं जो कि पब्लिक को अट्रैक्ट कर जाता है। बड़े टेक्निकल एनालिस्ट हैं मार्केट के अंदर, बहुत सारे हैं, वो जो है वो उसके ऊपर कॉल्स दे देते हैं और पब्लिक अट्रैक्ट हो जाती है और फिर वहाँ वो अपना स्टॉक को ऑफलोड कर देते हैं। तो ये अनफॉर्चुनेटली एक एक वो लोग हैं जो कि करते हैं, लेकिन गलती उनकी नहीं है, क्योंकि उनके पास तो कंट्रोलिंग पावर है। वो अपने पैसों से उस स्टॉक को कंट्रोल करते हैं, उसके बाद उनकी मर्जी होती है तो वो उसको राइड करते हैं, तो वो तो किसी को नहीं बुलाते कि जी आइए और हमारे स्टॉक बाई कीजिए। अनफॉर्चुनेटली पब्लिक का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है कि वो बढ़ते हुए शेयर के पीछे जो है वो जाते हैं, और जब वो उस बढ़ते हुए शेयर के पीछे जाते हैं तो फिर एट द एंड ऑफ द डे नुकसान करते हैं। अब बात रही कि कहाँ पे कंट्रोल हो सकता है और कहाँ कंट्रोल नहीं हो सकता, ये असल चीज़ है जानने की। तो देखें, जिस चीज़ को वो कंट्रोल कर सकते हैं वो होते हैं साइड स्टॉक्स। अब वो साइड स्टॉक्स होते हैं, और एक स्टॉक की कैटेगरी होती है जो कहलाती है ब्लू चिप स्टॉक। अब एक मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि ओजीडीसी एक ब्लू चिप स्टॉक है, क्योंकि इसको कोई एक बंदा
कोई एक इंस्टीट्यूट इतना नहीं ले सकता। वो क्यों नहीं ले सकता, अब उसकी एक रीज़न है। तो आप, आई डोंट नो आपको ये बात पता होगी नहीं पता होगी, लेकिन मैं फिर से बताता हूँ कि स्टॉक जो है वो जब लिस्ट होता है उससे पहले एक कंपनी बनती है। वो कोई भी कंपनी हो सकती है, पब्लिक लिमिटेड भी होगी, प्राइवेट लिमिटेड भी होगी, लेकिन वो लिस्ट हो जाती है जब, तो फिर लिस्टेड कंपनी हो जाती है। होता क्या है कि जब कंपनी फॉर्म करते हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स डिफाइन किए जाते हैं। अब वो कैसे, सोचिए, अगर आपने और मैंने एक कंपनी बनाई तो हम दो लोग हैं, 50% के आप पार्टनर होंगे, 50% का मैं पार्टनर होऊंगा। लेकिन अगर हम 4 लोगों ने कंपनी बनाई तो हम 25% के पार्टनर होंगे। ये 25% शेयर्स जो हैं वो उस एक पार्टनर के पास है, राइट। तो अगर हमारी टोटल कंपनी में 1 लाख शेयर्स हैं तो 25,000 शेयर्स एक पार्टनर के पास, 25,000 दूसरे के पास, 25,000 तीसरे के पास और 25,000 चौथे के पास। तो ये कंप्लीट हो गया 1 लाख शेयर्स, राइट। अब जब हम स्टॉक मार्केट में जाते हैं, अब हमें पैसों की और जरूरत पड़ गई और हमें और कोई पैसे नहीं दे रहा, तो मैं बहुत ग्राउंड लेवल पे और बहुत ज़्यादा ईजी करके और मुझे आता भी ईजी करके, ये मैं कोई बहुत ज़्यादा सुपरस्टार हूँ नहीं कि मुझे कोई बहुत जो है ना वो लैंग्वेज ऐसी आए कि जो बहुत हाई प्रोफाइल और हाई प्रोफेशन लैंग्वेज होती है, मुझे ऐसा ही बोलने आता है और इतना सिंपल सा ही आता है और मैं इसी में बात करूँगा। तो वो जो 100,000 शेयर्स हैं उससे हम अपनी कंपनी को रन कर रहे हैं, लेकिन हुआ ये कि 1 साल बाद हमें उस कंपनी में और पैसों की ज़रूरत पड़ गई। तो हमने कहा अच्छा जी क्या करें। अब आप 2 काम कर सकते हैं। आप स्टॉक मार्केट, आप लोन ले सकते हैं, लेकिन फर्ज करें आप कहते हैं नहीं जी मुझे लोन नहीं लेना, या फिर मैं जो है वो हलाल हराम की बात हो गई या कोई भी बात हो गई, रीज़न हो गया, उसकी वजह से आप लोन नहीं ले रहे। तो अब जब आपको पैसे चाहिए तो आप अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करते हैं। जब आप स्टॉक मार्केट में लिस्ट करते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे जो इन्वेस्टर बैठे होते हैं वो ये कहते हैं कि जी अगर आप हमें अपनी कंपनी का शेयर सेल करेंगे तो हम आपको उसके बदले में पैसे देंगे। तो जिसको हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं, IPO। तो असल मकसद किसी कंपनी का स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट करवाने का ये होता है कि उनको पैसे चाहिए होते हैं, ठीक है। अब जब आपको पैसे चाहिए तो आपने क्या किया, अभी तो 25-25 हज़ार शेयर सबके पास पड़े हुए हैं, तो किस तरीके से अब आप वहां पे देंगे, तो उसके भी 2 तरीके होते हैं। या तो आपके जो टोटल 1 लाख शेयर्स हैं तो आप हो सकता है कि 20,000 शेयर्स और दे दें और ऑफर कर लें, तो अब आपकी टोटल कंपनी के 120,000 शेयर्स हो गए। या फिर ये हो सकता है कि आपका टोटल मार्केट का जो टोटल आपका जो कंपनी का शेयर्स है 100,000, उसको बढ़ाने के बजाय आप चारों पार्टनर अपने 5-5% को सेक्रीफाइस कर दें। तो होगा ये कि 20% मार्केट में शेयर चले जाएंगे, आप चारों के पास 80% रह जाएगा और उस 80% में 20% के आप पार्टनर होंगे। तो बाकी 20% जो बचा उसका पार्टनर कौन होगा। अब उसका पार्टनर उस इन्वेस्टर में से कोई 1% ओन करता होगा, कोई 2% ओन करता होगा, कोई 4% ओन करता होगा। अच्छा, चलते चलते मैं आपको ये भी बता दूं कि जो स्टॉक मार्केट होती है वो जो नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं, इन दोनों को, जैसे अगर फर्ज करें आपके नंबर ऑफ शेयर्स है 100,000 और आपकी स्टॉक प्राइस भी 1 रुपए की है, तो आपकी जो टोटल कंपनी की जो वैल्यू हुई, जिसको मार्केट कैप कहते हैं, वो 1 लाख रुपए हुई। 100,000 मल्टीप्लाई बाय 1। अगर कल आपकी कंपनी की वैल्यू 1 रुपीज से 2 रुपीज हो गई, तो अब 2 मल्टीप्लाई बाय 100,000 का मतलब हुआ कि अब आपकी कंपनी की वैल्यू टोटल हो गई 2 लाख रुपए की। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है। अब हुआ ये कि आपके किसी एक और पार्टनर ने 20% और सेल कर दिया मार्केट में और वो आउट हो गया, तो अब मार्केट में हो गया 40% स्टेक और आपके पास आ गया, आप तीनों के पास रह गया 60%। फिर एक और पार्टनर ने 20% सेल कर दिया। अब मार्केट में तो फ्लोट था पहले 20% का, लेकिन इन्होंने कह दिया कि यार हमें नहीं करना है इन्वेस्टमेंट, हमें कंटिन्यू नहीं करना है, तो हम वही जगह पे सेल कर देते हैं जहां पे हमने पहले सेल किया था। तो वो अपना स्टेक वहां पे सेल करके चले गए और 2 लोगों ने सेल कर दिया, तो अब मार्केट में फ्लोट हो गया 60% और आप दोनों डायरेक्टर्स के पास रह गया 40%। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, बड़ा ही एग्जाम्पलरी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हो सकता है कि कुछ लोगों को समझ आएगी, कुछ को नहीं आएगी, तो उसके लिए माजरत। और अगर कुछ समझें कि यार बहुत ही ज्यादा बेसिक से समझा रहा है और इतने कॉन्सेप्ट दूसरे भूल गया है, तो शायद मैं भूला नहीं होगा, लेकिन मैं जानबूझ के बहुत और कॉन्सेप्ट को नहीं डिस्कस करना चाह रहा। मैं सिर्फ जो है वो एक उस बंदे को जिसने कभी स्टॉक मार्केट में काम नहीं किया, उसको एक थोड़ी सी डिटेल देना चाह रहा हूँ। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि अब हम थे कि भाई 60% मार्केट में फ्लोट आ गया, 20% आप लोगों ने अपनी हिकमत अमली से दिया, फिर आपके 2 पार्टनर और आउट हो गए और उन्होंने भी मार्केट में सेल कर दिया। अब मार्केट में आ गया 60%। अगर मार्केट में इस तरीके से आप दोनों ने भी सेल कर दिया, तो मार्केट में जो नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, आप दोनों ने भी अगर सेल कर दिया मार्केट में, तो अब आप चारों तो आउट हो गए मार्केट से, उस कंपनी से, और जो मार्केट के ओनर्स होंगे वो टोटल कंपनी वाले होंगे। तो ये जो शुरू में आपने 20,000 शेयर्स दिए थे, ये 20,000 शेयर्स का फ्लोट कहलाता है कि टोटल कंपनी के शेयर्स हैं 100,000 और 20,000 का फ्लोट हो गया। उसके बाद एक पार्टनर ने जब बेचा तो अब फ्लोट हो गया 40% का। फ्लोट का मतलब कि टोटल शेयर्स उस कंपनी में से लिस्टेड या स्टॉक मार्केट में ट्रेडेबल कितने हैं, कि आप कितने मैक्सिमम ले सकते हैं।
अब मैं आपसे बात कहूँ, जैसे मैंने आपसे कही कि स्टॉक प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो आप कहेंगे कि जी ओजीडीसी अगर मैं 100 रुपीज़ का लेता हूँ और 100 रुपीज़ में मैं सारे शेयर्स ले लेता हूँ तो ये क्या होगा? तो अगर आप ओजीडीसी 100 का लें या 200 का लें, अगर आपने उसके सारे शेयर्स बाय कर लिए तो जितने मार्केट में हैं, तो भी आप उसके उतने हिस्सेदार बनेंगे जितने मार्केट में शेयर्स आए थे, जितना फ्लोट था। लेकिन अगर उसी प्राइस पे आपको पूरी कंपनी भी सेल हो जाती है तो क्या होगा? तो पूरी कंपनी कैसे सेल होगी भाई? क्योंकि वो तो मार्केट में शेयर्स ही नहीं है। और जो मैं मिसाल आपको दे रहा था कि अगर आपके पार्टनर्स ने भी मार्केट में सेल कर दिया और 100% फ्लोट मार्केट में आ गया, हाँ, अब जो है वो किसी के पास पावर हो सकती है कि वो आपके शेयर्स को जमा करता रहे, बाय करता रहे और 50% से ज्यादा का मालिक बन जाए। तो अब आपकी कंपनी पे हॉस्टाइल टेक ओवर या फिर टेक ओवर हो गया, क्योंकि आपके फ्लोट ज्यादा था। तो अब वो बंदा सोच सकता है कि जी अगर मैं इस कंपनी को 1 रुपीज को मल्टीप्लाई बाय 100,000 शेयर्स में से 51,000 या 52,000 शेयर्स भी खरीद लेता हूं तो मैं मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी का मालिक हो जाऊंगा। तो इसको कहते हैं मार्केट कैप। अब होता क्या है कि जो 1 अरब रुपए से कम का मार्केट कैप होता है, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, मैं साइड स्टॉक्स का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे नहीं पता कि किस स्टॉक के अंदर जो है वो कंट्रोल्ड है और किस में नहीं है। लेकिन आप दो चीजें देखिएगा, एक तो ये कि अगर आप साइड स्टॉक देख रहे हैं, कोई भी साइड स्टॉक हो सकता है, कोई भी ऐसा स्टॉक जिसका मार्केट कैप काफी कम है और जो इतना ज्यादा जिसका फ्लोट मार्केट में नहीं है, तो एक तो ये देखिए कि मार्केट कैप कम कैसे होगा। दो तरीकों से होगा, या तो स्टॉक प्राइस बहुत कम होगी या फिर नंबर ऑफ शेयर्स बहुत कम होंगे। जैसे कि अब मैं आपको एक एक चीज बहुत एग्जांपल में समझा रहा हूं कि फर्स्ट करें, जैसे हम सोच रहे थे कि आपका पास 100,000 शेयर्स हैं और 1 रुपए की प्राइस है, तो मार्केट कैप हुआ 100,000 का। लेकिन अगर किसी कंपनी के टोटल शेयर्स ही 10,000 है और उसकी प्राइस 10 रुपए है, तो उसका मार्केट कैप कितना हुआ? आपके टोटल शेयर्स 100,000 थे और टोटल शेयर्स के ऊपर मल्टीप्लाई बाय स्टॉक प्राइस, तो 1 रुपीज अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो टोटल मार्केट कैप आया 100,000 का। लेकिन उसमें फ्लोट कितना है? उसमें अगर हम शुरू की बात रख लेते हैं कि 20% जो आपने फ्लोट किया था वही है, तो अब मार्केट में मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट आपके शेयर्स में की जा सकती है 1 रुपए के हिसाब से, वो 20,000 रुपए तक हो सकती है। उसके बाद किसी को शेयर्स नहीं मिलेंगे क्योंकि 20,000 शेयर्स ही मार्केट में मौजूद है और 1 रुपए के ऊपर अगर आपने 20,000 शेयर्स ले लिए तो आपने पूरी कंपनी नहीं खरीदी, आपने उस कंपनी का 20% खरीद लिया। ठीक है। लेकिन अगर एक और कंपनी है और उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 हैं लेकिन उसकी प्राइस 10 रुपए है, तो अब इसका भी मार्केट कैप जो है वो 1 लाख रुपए हुआ। अब उसके नंबर ऑफ शेयर्स अगर मार्केट में सिर्फ 2,000 हैं तो अगेन 2,000 डिवाइड बाय 10,000 तो वो भी 20% बनता है, तो उसके भी 20% है। अगर आपने वो 2,000 शेयर्स खरीद लिए हैं 10 रुपए पे, इसका मतलब है आपने 20% कंपनी को ऑन कर लिया है। कल वो कंपनी अगर 11 रुपए की प्राइस हो गई तो उसका मार्केट कैप 1,10,000 हो जाएगा। तो जब भी आप किसी साइड स्टॉक में काम करते हैं, आप कंपनी का मार्केट कैप जरूर देखें। ये मार्केट कैप आपको कहां से मिलेगा? ये मार्केट कैप आपको स्टॉक की वेबसाइट से मिल जाएगा। आप किसी स्टॉक को डालेंगे तो उसमें आ जाएगा। आप गूगल करेंगे कि PSX मार्केट कैप, आप करेंगे दीवान मोटर मार्केट कैप, आप बोलेंगे फार्मा फर्टिलाइजर मार्केट कैप, आप कोई स्टॉक का भी नाम लें और आगे मार्केट कैप डाल दें, MARKET। मार्केट कैप का मतलब होता है मार्केट की कैपिटलाइजेशन को फॉर शॉर्ट फॉर्म में कैप कहते हैं। तो मार्केट कैप और मार्केट कैपिटलाइजेशन जब आप देखेंगे, और वो मार्केट कैप अगर बहुत कम होगा, जैसे कि मेरे हिसाब से अगर मार्केट कैप होना चाहिए तो 1 अरब, 1.5 अरब, 2 अरब तो नहीं होना चाहिए। 2 अरब, 2.5 अरब, 3 अरब रुपए का अगर मार्केट कैप है तो वो कंपनी बहुत छोटी है, उसके ऊपर एहतियात करनी चाहिए। इवन 5 अरब या 6 अरब की भी कंपनी है, 5 बिलियन अगर मार्केट कैप हो, 6 बिलियन मार्केट कैप हो। अब 5 बिलियन कैसे होगा? 1 बिलियन शेयर्स हैं मल्टीप्लाई बाय स्टॉक, अगर 5, इसका मतलब है अगर 5 बिलियन का मार्केट कैप है किसी कंपनी का और उसकी स्टॉक प्राइस 5 रुपए की है, तो आप समझ जाएंगे उसके जो नंबर ऑफ शेयर्स होंगे वो 1 बिलियन होंगे। तो सबसे पहले आप देखें मार्केट कैप। जब आपको मार्केट कैप नजर आए कि जी 10 अरब रुपए का मार्केट कैप है, तो अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या फ्लोट है, क्या नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा हैं? जितने ज्यादा फ्लोट होगा किसी कंपनी का, उतना ज्यादा चांस है कि उस कंपनी के अंदर मैनिपुलेशन, कंट्रोलिंग फैक्टर, फेक जो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ट्रेंड में जैसे मैंने आपको बताया वो कम होगा। तो आपने किसी की बनाई हुई गेम के अंदर कूदना नहीं है खुद को फंसाने के लिए। आपने मार्केट कैप देख लिया, आपने फिर उसका फ्लोट देख लिया। फर्स्ट करें मैं आपका ब्रोकर हूं और मैं कहता हूं जी अस्सलाम वालेकुम सर, आप जो है वो ये शेयर्स ले लें, ये शेयर्स आज 10 रुपए का, कल 20 रुपए का हो जाएगा या पता नहीं 1 साल बाद हो जाएगा। तो आप सबसे पहले मुझसे ये पूछें कि जी इसका मार्केट कैप क्या है। अगर 10 रुपए का है तो इसके टोटल क्या उसके 10 अरब शेयर्स तो नहीं है? जैसे कराची इलेक्ट्रिक की आप मिसाल ले लें। कराची इलेक्ट्रिक एक छोटा स्टॉक है। छोटा स्टॉक मतलब कंपनी छोटी नहीं है, मार्केट कैप छोटा नहीं है। स्टॉक प्राइस उसकी अगर 3.5-4 रुपए है तो उसके नंबर ऑफ शेयर्स भी 2.7 बिलियन शेयर्स हैं। जी
हैस्कॉल की अगर प्राइस 8 रुपए है तो उसके नंबर ऑफ शेयर्स भी मोर देन 2-3 बिलियन है शायद, जो मुझे सही है। आप देख सकते हैं, डबल चेक कर सकते हैं, अगर मेरे नंबर्स गलत हो तो माजरत। तो आप ये समझते हैं कि मैं 8 रुपए का स्टॉक लेके बैठ जाऊंगा और कभी वो 9 रुपए का हो जाएगा तो मुझे फायदा हो जाएगा, ये गलत सोच। इससे बेहतर कि आप पहले मार्केट कैप देखें, फिर उसका कंट्रोलिंग फैक्टर देखें, फिर उस कंपनी का बिजनेस भी देखें कि वो कंपनी बिजनेस क्या करती है। फिर अगर आपको वो ब्रोकर दिला रहा है और वो ब्रोकर आपको ये कह रहा है, जैसे अभी मैंने बीच में सुना तो लोगों ने एक बड़े एक्सपर्ट है मार्केट के, उन्होंने कहा जी टेलीकार्ड भी इस प्राइस पे सही है और ये भी प्राइस सही है, ये स्टॉक भी सही है, जीवान मोटर भी बस सही है। अब वो बेचारे सही बोले जा रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि उनको ये समझ नहीं आ रही है कि भाई आप ट्रेडिंग पे लोगों को जो है वो रुझान कर रहे हैं। वैसे ही मार्केट के अंदर 2.5-3 लाख लोग हैं, 2.5-3 लाख यूआईएन हैं, तो क्यों ना हम ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को अट्रैक्ट करें, लेकिन उनको सेफ्टी दें। उनको सेफ्टी कैसे मिलेगी कि जब वो 5-10 हजार का स्टॉक लेके बैठेंगे और एक साल बाद वो 10 हजार रुपए के ऊपर 2 हजार रुपए भी कमाएंगे तो 20% रिटर्न हुआ। आपको 20% रिटर्न बैंक में पैसे रखने से भी नहीं मिलता। अगर आपने 10 हजार रुपए का स्टॉक लिया और वो अगर एक साल बाद, पूरे एक साल के बाद 12 हजार रुपए का हो गया, और अगर आपने अच्छा स्टॉक लिया, आपने अच्छी कंपनी बाई की, आपने अच्छा जो है वो सोच समझ के, कॉमन सेंस को यूज करके आपने जो है वो स्टॉक को बाई किया और आपने एक साल सुकून से गुजारा, तो आपको 20% प्रॉफिट कहीं नहीं है। 20% प्रॉफिट पाकिस्तान में एक अच्छा प्रॉफिट साना जाता है। हो सकता है वो 12 हजार की जगह 13 हजार रुपए का भी प्रॉफिट हो जाए, लेकिन आप तहम्मुल मिजाजी के साथ काम करें। ये जो अप एंड डाउन के ट्रेडिंग को आप जो फॉलो करते हैं, जी ये कैसा लगता है, इसको ले लिया तो क्या होगा, न्यूज ड्रिवन काम होता है, इसको अवॉइड कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइए। मैं हमेशा ये सोचता था कि एज अ स्टॉक ब्रोकर के यार मैं एक बंदे के साथ ट्रेडिंग करूं और उसको ज्यादा से ज्यादा काम कराऊं, क्योंकि देखिए मैं स्टॉक ब्रोकर था तो मुझे फायदा जब होता है, जब था, अब नहीं हूं, लेकिन मुझे फायदा जब होता था जब मेरे क्लाइंट ज्यादा से ज्यादा काम करते थे। लेकिन मेरा जो एग्जीक्यूशन का तरीका था वो ये था कि मैं ज्यादा नंबर ऑफ क्लाइंट्स होते थे और मैं सबको अच्छे तरीके से लेके चलता था, ज्यादा काम नहीं करवाता था, काम मीनिंगफुल करवाता था, जो इनको इन्वेस्टमेंट करनी है उसी हिसाब से करवाता था। वो महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक दफा शेयर्स लेते होंगे शायद। आज भी मुझे याद है मैंने अपना लास्ट किसी एक इंडिविजुअल क्लाइंट को कोई हफ्को दिला दिए थे 70 रुपीज के ऊपर शायद, तो वो आज भी लेके बैठे हुए हैं और मैंने कभी उनसे नहीं पूछा कि आप बेच देंगे या क्या करेंगे, ना मेरा उस वक्त कोई था, क्योंकि मेरे पास एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग थी और मैंने उसमें लोगों को दिलाया। तो कहने का मकसद ये है कि जब आपका मेरा ब्रेड एंड बटर ये था कि मैं लोग ज्यादा काम करें, तो भाई ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करें। अगर किसी एक के पास एक क्लाइंट है और वो रोज के लाख शेयर्स की ट्रेडिंग करता है, आप लाख लोगों को ले आए और सबको एक एक शेयर की ट्रेडिंग करवाएं। ये भी हो सकता है, लेकिन दूसरे वाले में ज्यादा मेहनत है, जो आप देख रहे हैं मैं कर रहा हूं, और मैं तो अब ऐसा ही कर रहा हूं क्योंकि मेरा कोई जो है वो ताल्लुक नहीं है स्टॉक ब्रोकिंग से। तो मुझे अब ये भी मेरा एक तरीके से वो फायदा नहीं है कि मैं जो है आप ये सोच सकें कि यार ये अगर गाइड कर रहा है तो कहीं एट द एंड ऑफ द डे इसको कोई फायदा तो नहीं है कि ये हमसे कमाएगा तो नहीं, तो मैं आपसे कमाने वाला नहीं। हाँ, अगर आप मेरी वीडियो को शेयर कर देंगे तो ज्यादातर लोग एजुकेट हो जाएंगे, वो एक अच्छी मैं आपसे जो है वो उम्मीद रखता हूं, लेकिन इसके अलावा मेरा कोई मकसद नहीं है आपके साथ कमाने का। तो लो फ्लोट और हाई फ्लोट की मैंने बात की। आप ब्लू चिप स्टॉक निकाल के देखें, जैसे ओजीडीसी को निकाल के देखें, इसका फ्लोट बहुत हाई है, इसके नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में बहुत ज्यादा है। आप एफएफसी को उठा के देखें, एफएफसी को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि उसकी ओवरऑल मार्केट कैप बहुत ज्यादा है, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। तो अच्छी कंपनियों के मार्केट कैप भी अच्छे होते हैं, क्योंकि मार्केट कैप का ज्यादा होना मतलब उस कंपनी की वर्थ का ज्यादा होना। अगर एक कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख रुपए है और एक कंपनी का मार्केट कैप 10 लाख रुपए है, तो मतलब वो 10 लाख रुपए वाली कंपनी की वर्थ अच्छी होगी, तभी उसकी वो महंगी है ना। क्योंकि आज अगर मैं 100% शेयर्स 1 लाख रुपए वाली कंपनी के मार्केट कैप पे ले लेता हूं तो मुझे 100,000 देने, और अगर एक में कंपनी है जिसके 10 लाख का मार्केट कैप है और अगर मैं उसको पूरा खरीदना चाहता हूं तो मुझे 10 लाख पे करने होंगे। तो अगर आप किसी चीज की ज्यादा प्राइस पे करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जो है वो उस चीज के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होगी कंपेयर टू द अदर वन जो सस्ती है। अब मैं आपसे बात करता हूं कि क्या सोच के स्टॉक लें। एक जनरल सी बातें। तो एक तरीके का जो मार्केट में होता है, हर जगह दुनिया में होता है, ये कहीं पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं, और ये मैं जितनी भी बातें कर रहा हूं ये तमाम मार्केटों में जो है वो लागू होती हैं। अगर आप इंडिया से भी देख रहे हैं या किसी और कंट्री से देख रहे हैं और आप हिंदी या उर्दू समझते हैं, तो आप मेरी चीज़ों को अगर नोट करके थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो आपको यही चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ। तो मुझे एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है कि हम स्टॉक कैसे लें। अब बहुत सारा डिफरेंट तरीक़ेकार होता है स्टॉक बाय करने का, लेकिन मुझे एक बात बताएं कि आज मैं कहूँ कि आप मेरे साथ 10,000 रुपये इन्वेस्ट करें और मैं आपको हर महीने 50 रुपये दूंगा, ठीक है। आप मुझे 10,000 रुपये दें और मैं आपको हर महीने 50 रुपये दूंगा, या एक साल की बात कर लेते हैं कि मैं आपको साल में 500 रुपीज
रिटर्न दूंगा। तो 10,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किए और मैं आपको 500 रुपये दे रहा हूं, जहां आपकी इन्वेस्टमेंट अपनी जगह पे है, लेकिन मुझसे आप प्रॉफिट ले रहे हैं और वो प्रॉफिट 500 रुपये आप ले रहे हैं। तो ये कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? मतलब जाहिर बात है आप परसेंटेज में प्रॉफिट निकालते हैं। तो अगर मैं आपको 10,000 रुपये के ऊपर 1,000 रुपये देता तो 10% प्रॉफिट होता। तो मैं 500 रुपये दे रहा हूं तो आपका ये 5% का प्रॉफिट हुआ साल का। ठीक है, तो आप कहेंगे ये तो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, ये तो सिर्फ मुझे 500 रुपये मिल रहे हैं, मैं 10,000 इन्वेस्ट कर रहा हूं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि अच्छा जी मैं आपको 500 रुपये देने के बजाय 2,000 रुपये दूंगा साल के, तो अब क्योंकि प्रॉफिट 5% से उठ के 20% आ गया है, तो आप आज मुझे पैसों की जरूरत है, तो आप मेरे साथ नेगोशिएट कर रहे हैं और उस नेगोशिएशन का मसला ये है कि मैं आपको प्रॉफिट बढ़ा रहा हूं कि कहीं आप मुझे 10,000 रुपये दे दें। तो अब हर साल मुझे आपको 2,000 देने हैं और आपने मुझे आज इन्वेस्ट किया है 10,000। आप 20% इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि आज अगर आप बैंक में भी रखवाते हैं तो आपको 16% का प्रॉफिट मिल जाता है। तो अगर आप बैंक में रखवा दें तो ज़्यादा बेहतर है, तो आप मुझे क्यों देते? अगर मैं आपको 16% या 16% से 1% ऊपर भी देता तो आप मुझे क्यों पैसे देते? आप तो मुझे नहीं देते, क्योंकि आप कहते कि रमीज़ भाई आपके साथ पैसे लगाने में हमें रिस्क भी है, जबकि बैंक में हमें ये पता है कि हमारे पैसे सेफ पड़े। तो उस रिस्क का आप हमें कोई अजाला करें, कोई फ़ायदा दें ताकि हम आपसे पैसे लगाएं। तो अब मैंने, क्योंकि बैंक आपको 16% दे रहा था इंटरेस्ट प्रॉफिट, कि अगर आप 10,000 लगाते तो आपको 1,600 रुपये का प्रॉफिट होता, तो मैंने आपको 2,000 रुपये में जो है वो मुतमईन कर लिया। तो आप खुश हो गए कि अच्छा जी बैंक से बहुत अच्छा मिल रहा है, और लेकिन रिस्क है यहाँ पे। तो उस रिस्क की आपने वैल्यू 4% या 400 रुपये ऊपर काउंट किए। अब हुआ ये कि कुछ टाइम के बाद इंटरेस्ट रेट नीचे आ गया। पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं भी आप काम कर रहे हैं, तो अगर आपका इंटरेस्ट रेट नीचे आ गया तो अब आपको बैंक 16% जो दे रहा था वो 10% दे रहा है। क्योंकि मैंने तो आपसे 10,000 रुपये लिए हुए हैं और मैंने कमिट किया हुआ है कि मैं आपको भी 2,000 रुपये का प्रॉफिट दूंगा। एक और बंदा आपके पास आता है या मेरे पास आता है और वो ये कहता है कि आपने जो उस बंदे से 10,000 लिए हुए हैं और आप उसको 20% प्रॉफिट दे रहे हैं, आप मुझे अपने बिजनेस में शामिल कर लें, उसको फ्री कर दें, तो मैं आपसे 1,500 रुपये का प्रॉफिट लूंगा, 15% प्रॉफिट पे भी काम करूंगा। अब ये वजह क्या हुई? वो जो लोग 20% प्रॉफिट की डिमांड कर रहे थे वो 15% प्रॉफिट पे क्यों आ गए? वो 15% प्रॉफिट पे इसलिए आ गए कि इंटरेस्ट रेट कम हुआ। तो मैंने ये कहा उसको कि भाई मेरे पास तो अब फर्दर कोई ऐसा तरीकेकार नहीं है, मैं तो उसने तो इन्वेस्टमेंट कर दी है, तो एक काम करें आप उससे जाके बात करें कि वो आपको जो उसने मेरी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की हुई है वो आपको सेल कर दे, क्योंकि मैं तो आपको डायरेक्ट सेल नहीं कर सकता, मैंने तो एक दफा सेल कर दी। जिस तरीके से एक लिस्टेड कंपनी आईपीओ कर देती है उसके बाद वापस वो सेल नहीं कर सकती स्टॉक मार्केट में, सेकंड राउंड कर सकती है, लेकिन ऑल ऑफ सडन ऐसा नहीं हो सकता कि मालिक खुद कंपनी में आके शेयर्स बेचे। जो मार्केट में फ्लोट अवेलेबल होगा वही ट्रेड होगा। तो क्योंकि मैंने उससे 10,000 रुपये ले लिया और उसको मैंने अपनी शेयरिंग दे दी, तो अब तो उसी से वो खरीदेगा ना, मुझसे तो नहीं खरीद सकता डायरेक्टली। तो वो उसके पास गया तो उसने कहा भाई आपको 20% प्रॉफिट मिल रहा है, आपको 2,000 रुपये प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो क्या होगा, वो किस तरीके से होगा कि मैं 1,500 रुपये प्रॉफिट में भी उसके साथ हूं, तो मैं अगर वो मुझे 1,500 भी देगा तो ठीक है, लेकिन आप मुझे अपनी होल्डिंग बेच दो, तो वो कैसे बेचेगा? क्या वो 10,000 रुपये लेगा और उसको होल्डिंग बेच देगा कि अच्छा जी मैंने 10,000 रुपये लगाए थे, अब क्योंकि मुझे तो 2,000 मिल रहे हैं, लेकिन वो कैसे करेगा? ये सवाल है आपके लिए। इस सवाल का जवाब कि वो कैसे होगा, वो क्यों होगा, ये मैं आपको अगले सेशन में दूंगा। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी होगी और अगर आपने इस सवाल का जवाब मुझे दे दिया तो फिर बहुत अच्छा होगा और मुझे बहुत अच्छा फील होगा, और हो सकता है कि मैं अगर सबसे पहले जो जवाब देगा उसको कोई गिफ्ट वगैरह भी अनाउंस कर सकता हूँ। लेकिन ये मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा। अभी मैं आपके साथ सिर्फ यही कह रहा हूँ कि आप फोकस रखें अपनी स्टडी के ऊपर। मैं किसी ऐसी स्कीम में नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट हुआ, कोई ऐसा बंदा हुआ जो कि बिल्कुल मार्केट से हटके होगा और अगर उसने जवाब दे दिया, तो मैं हो सकता है कि कोई प्रॉमिस नहीं करता, लेकिन मैं आपको गिफ्ट दूंगा। कि आप सोचें कि वो जो 10,000 रुपये उसने एक बिजनेस में इन्वेस्ट किए हुए हैं उसको 2,000 मिलते हैं, एक और बंदा आया है और वो कह रहा है कि मैं 1,500 रुपये प्रॉफिट में भी खुश हूँ, तो वो उसको कितने रुपए में बिजनेस सेल करेगा? क्या वो 9,500 में करेगा, क्या वो 9,000 में करेगा, या फिर वो 11,000 रुपये उससे लेगा, या फिर वो 12,000 उससे लेगा? वो कैसे होगा उसका? यहाँ पे हम आज का सेशन खत्म करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इसी सवाल के साथ मेरे साथ जुड़े रहिएगा।
आपके ताउन का, आपकी वीडियो शेयरिंग करने का, आपका मुझे सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी भी माजरत करता हूँ कि मेरे हो सकता है कि वीडियो में या मेरी बात करने में या मेरे लहजे में वो प्रोफेशनलिज्म नहीं है जो होना चाहिए, क्योंकि मैं इतना यूज टू नहीं हूँ कि मैं मीडिया पे आके उस तरीके से बात करूँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह, हिम्मत नहीं हारूंगा। आप लोग भी मुझे जो है वो सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, फैलाइए लोगों के साथ, क्योंकि अभी मार्केट बहुत ऊपर है, अभी मार्केट अच्छी ऊपर आ गई और भी ऊपर जा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत ऊपर आ गई है तो अब नहीं जा सकती, नहीं, ऐसा नहीं है, जा सकती है। लेकिन लोगों के अंदर अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है, लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि भाई ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, आप यहाँ आइए, लेकिन उछल कूद मत कीजिए। क्विक मनी और कल कल हमें जो है वो करोड़पति बनना है, उसके पीछे मत जाइए। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच मुझे सुनने का, मुझे बर्दाश्त करने का और मुझे प्रमोट करने का। अल्लाह हाफ़िज़, शब बख़ैर।